जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ नीलेश संतोष मासुले, ऑल इंडिया रैंक 64, यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2019. Friends, in this video we are going to discuss about the marking schemes of the UPSC CAPF AC paper 2. Let's start with a good quote. Actually, it is a very motivational quote given by Dr. APJ Abdul Kalam. Know where you are going. The great thing in the world is not knowing where we stand, but it is the knowing in what direction we are moving. सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन. इस डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि जो हम ऐसे लिखते हैं आर्गूमेंट, रिपोर्ट या प्रेसी, तो वो उनके लिए मार्किंग स्कीम कैसे हो सकती है. देखो, यहाँ पे मैंने कोशिश करी है मेरे एक्सपीरियंस और जो हमारे साथी हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू कि प्रोबेबल मार्किंग कैसे हो सकती है. तो जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उस टेस्ट में मैं नंबर्स जो देता हूँ, तो वो नंबर्स किस बेसिस पे देता हूँ, यहाँ मैं वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ. और यूपीएससी भी हमें नंबर्स देती है, तो वो प्रोबेबली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं उनको देख के यूपीएससी नंबर्स दे सकती है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मार्किंग स्कीम. तो ये वीडियो आप अंत तक देखो अगर आपको जानना है कि यूपीएससी पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा, इन माई ओपिनियन, 100+ नंबर्स कैसे ले सकते हैं. अगर ये मार्किंग स्कीम अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो it will definitely help us to get 100+ score in paper 2. Let's start. Starting with the essay. As we know, the essay is asked for 20 marks. 4 essays we have to write for 80 marks. So I have categorized an essay in 5 to 6 points. First point is introduction. As we know, in introduction, the introduction should be the contextual. It should have द कोट्स, एनेक्डोट्स, न्यूज़ हेडिंग और स्टोरी. तो इनमें से आप कोई भी एक थिंग यूज़ करके इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो. इंट्रोडक्शन बहुत कैची होना चाहिए दोस्तों. इंट्रोडक्शन शो करता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन टॉपिक, जो थीम है ऐसे का, तो वो इंट्रोडक्शन हमें शो करता है. तो अगर ये 4-5 हेडिंग में से आप कोई एक यूज़ करते हो, सो डेफिनेटली यू विल फेच अराउंड 2 मार्क्स. नॉट 2, बट आप 1 से 1.5 मार्क्स तो आराम से आप फेच कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज कंटेंट. एज आई सेड, कंटेंट शुड बी मल्टी डायमेंशनल. अब ये मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है? सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल मल्टी डायमेंशनल एंड वर्टिकल मल्टी डायमेंशनल. हॉरिजॉन्टल मल्टी डायमेंशनल मीन्स इट शुड कंटेन the political aspect, economical aspect, environmental, cultural, historical, geographical, ethical, etc. Similarly, the vertical multidimensional means starting from individual, then family, then society, then state, national, international. Second thing, our content should contain government schemes, yojnas, initiatives, etc. Some facts and quotes, एक्सेट्रा. सो ये कंटेंट बिल्कुल हमारा रीच होना चाहिए. इसी कंटेंट से हमें ये शो करता है कि ऐसे का टॉपिक हमें कितना समझ में आया है. तो ये कंटेंट अगर हम अच्छा लिखते हैं, सो डेफिनेटली वी कैन फेच मोर देन 50% मार्क्स, दैट इज़ 5 to 6 मार्क्स. तो ये टोटल 8 मार्क्स के लिए है. तो 8 मार्क्स अगर हम पूरा अच्छे से लिख सकते तो हमें डेफिनेटली 5 से 6 मार्क्स तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे. नेक्स्ट थिंग, कंक्लूजन. As I always said that conclusion should be balanced in nature. कभी कभी कंक्लूजन मैंने पेपर चेक करते हुए आर्गूमेंट राइटिंग में स्पेसिफिकली देखता हूँ कि वो वन डायरेक्शनल होता है. बिल्कुल, मतलब एक विचारधारा है तो एक विचारधारा है, कंक्लूजन नहीं होना चाहिए. हमारा कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए. इट शुड बी पॉजिटिव इन नेचर एंड इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड विजनरी. अब ये ऑप्टिमिस्टिक एंड विजनरी क्या होता है दोस्तों? तो जो हम कंटेंट कंक्लूजन करते हैं, तो कंक्लूजन में जैसे गवर्नमेंट का सपना है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022, न्यू इंडिया बाय 2022. तो ये जो विजनरी है, ये विजन हमारे कंक्लूजन में दिखना चाहिए कि नहीं, सच में इंडियन गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू अचीव इट्स विजन, इट्स ड्रीम. तो ये हमारे कंक्लूजन में दिखना चाहिए. सो यू कैन फेच 2 मार्क्स ईजिली. स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन. सो दोस्तों, ऐसे में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई ऐसे का टॉपिक आपको बिल्कुल ब्लैंक है, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट टॉपिक, इफ़
you know the structure of an essay, so you can easily generate your content फ्रॉम द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पार्ट. तो बॉडी पार्ट के 4 पैराग्राफ्स करने हैं. तो पहले पैराग्राफ में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या उसके डेफिनेशन या अबाउट द टॉपिक, उसके बाद उसके कॉजेज, इश्यूज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, देन कॉन्सिक्वेंसेज, देन इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स, देन गवर्नमेंट स्टेप्स क्या है, उसके बाद चैलेंजेस क्या है, उसके बाद सॉल्यूशंस क्या है, और उसके बाद कंक्लूजन क्या है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर. अगर हम ये स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन अपना अच्छा होता है. रिप्रेजेंटेशन मीन्स वही कि पैराग्राफ लिखना. अगर आपको बहुत रिलेवेंट डायग्राम निकालने आती है तो डायग्राम निकालना. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. तो आप इसको मैंने 6 मार्क्स अलॉट किए. तो अगर आपका स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो आप मिनिमम 3 to 4 मार्क्स आराम से फेच कर सकते हो. और नेक्स्ट बात है ग्रामर एंड स्पेलिंग्स की. सो दोस्तों, ये इंग्लिश का पेपर है तो डेफिनेटली ग्रामर एंड स्पेलिंग ये बहुत मैटर करता है. तो इसके लिए 2 मार्क्स हैं. तो देखो, अगर हमने 50% मार्क्स भी अगर काउंट करें तो 20 में से हम 10 से 11 मार्क्स ईजिली ले सकते हैं. एक्चुअली ये फैक्टर्स देने के पीछे रीज़न यही है दोस्तों कि हम लिखते समय भूल जाते हैं. इंट्रोडक्शन बस देने के लिए देना है, इसमें से कोई यूज़ नहीं करना है. तो हमेशा देखना है कि इंट्रोडक्शन करते हुए ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ से 2 मार्क्स मिलेंगे. कंटेंट में भी वो मल्टी डायमेंशनल है या नहीं है हमेशा भूल जाते हैं हम. सिर्फ 2-3 पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं. तो ऐसे नहीं करना है. गवर्नमेंट स्कीम जरूर लिखना है, फैक्ट्स लिखने हैं, कोर्स लिखने हैं. अब फैक्ट्स में मैं कहूँगा कि आपको करंट अफेयर के फैक्ट्स नहीं पता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ले आओ. तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है अपने पास, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कोई शेड्यूल है, कोई पार्ट है, वो पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. कोर्स आप लिख सकते हो. तो ये कंटेंट एनरिच करने के लिए आप 8 मार्क्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. सेम कंक्लूजन लिखते समय भी इसका ध्यान रखना ही है. स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग. सो ये 5 पॉइंट है. ये 5 पॉइंट में से 20 मार्क्स हमने शेड्यूल क्लासीफाइड किए हुए हैं. तो इनका ध्यान रखना है. ये हो गया ऐसे की बात. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर्गूमेंट राइटिंग. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 2. सो इट हैज़ 20 मार्क्स. To argument writing we have to write for the 40 marks. So I have classified in the same manner like essay. So introduction, it should be the contextual in nature. As we know, most of the time arguments writing we have been asked on the current affair topic. So we have to identify the context of the topic. For example, अगर argument writing में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि जो करंट अफेयर बेस्ड है, जैसे कि लास्ट आर्गूमेंट में ये पूछा गया था कि अलोननेस इज़, वो ऐसा था कि लॉकडाउन के पीरियड में कि जो अलोननेस है वो सॉलिट्यूड नहीं होता है. मतलब ये कंटेक्सचुअल होता है. अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो सेंटेंस, पर यही था कि वो स्टेटमेंट पढ़ के ये तुरंत समझ में आ रहा था कि लॉकडाउन का पीरियड था, हम घर में अकेले थे, पर वो सॉलिट्यूड मतलब वो पॉजिटिव चीज़ है या नहीं है. तो ये आर्गूमेंट में पूछा गया था. तो ये कंटेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट के पीछे कंटेक्स्ट क्या है. अगर ये कंटेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया और वो इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं तो मतलब इवेल्यूएटर को पता चल जाएगा कि नहीं, ये कैंडिडेट बहुत अलर्ट है, एक्टिव है, करंट अफेयर में लेके सोसाइटी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है. तो इंट्रोडक्शन शुड बी कंटेक्चुअल इन नेचर. अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल टॉपिक के बारे में बता दो, उसको ओपनिंग कर दो. बस ये है कि आपको 2 मार्क्स नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको आधा मार्क्स मिल सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, हमारे 2 मतलब स्ट्रक्चर में आर्गूमेंट में 2 बड़े हेड है, एक फेवर एक काउंटर आर्गूमेंट. सो इन फेवर इफ़ यू राइट 6 पॉइंट्स, दैट पॉइंट्स बस पॉइंट्स लिख के छोड़ने देना है. दैट वो पॉइंट कैसे होने चाहिए, द 6 पॉइंट्स शुड बी मल्टी डायमेंशनल. as we have discussed, horizontal multidimensional and vertical multidimensional. So it should be multidimensional in nature. Use subheadings always. For example, if we are writing the social impacts, then give the subheading social impacts, underline it, then कॉलम देके वो आप लिख सकते हो कि ये सोशल एस्पेक्ट्स हैं, देन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, देन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. तो ये सब हेडिंग्स आपको यूज़ करना है. उसके बाद वो ऑथेंटिक सोर्सेज. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैव बीन डिक्लाइनिंग सिंस लास्ट डिकेड्स. बस ये लिख के छोड़ दिया, नेक्स्ट पॉइंट. तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको आधा नंबर मिलेगा. अगर आप वहाँ ब्रैकेट पे सोर्स लिखते हो, फॉर एग्जांपल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट 2018,
ये लिख के आप अगर देते हो, उसको अंडरलाइन करते हो, तब आपको वहाँ पे पूरा 1 नंबर मिलेगा। तो ये 6 पॉइंट्स अगर लिखते हो, 6 पॉइंट्स वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए और ऑथेंटिक सोर्स मिलता है, तो आपको फुल 1 मार्क 1 पॉइंट को मिलेगा। अगर आप 6 पॉइंट लिखते हो ऐसे, तो 6 नंबर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सेम काउंटर में 6 नंबर्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मैं पेपर चेक करता हूँ, तो पेपर चेक करते समय यही है कि कभी कभी वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट ओनली 4 to 5 पॉइंट्स, तो वो 5 पॉइंट में से तो एक ऐसे ही फालतू होता है। तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से एक तो सब हेडिंग नहीं होती है, या वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होते, या तो सोर्सेस किसी में भी नहीं होते। तो इसलिए आपको फेवर में सिर्फ 2 या 3 मार्क्स मिलते, काउंटर में आपको 2 या 3 मार्क्स मिलते। इंट्रोडक्शन कंटेक्चुअल नहीं होता है तो उसके लिए सिर्फ आधा या 1 मार्क। और कंक्लूजन, कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक एंड पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होता है ना दोस्तों, आर्गूमेंट में कंक्लूजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉरगेट टू गिव कंक्लूजन। तो होता क्या है, कभी कभी आपका वो पेजेस भर जाते हैं, फिर इसलिए आप कंक्लूजन छोड़ देते हो। नहीं, आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट मतलब हम दोनों बाजुएं दे रहे हैं, तो वी हैव टू गिव द कंक्लूजन, और वो भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कंक्लूजन होना चाहिए। बैलेंस, जैसे मैंने बोला, ऑथेंटिक वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक आप ये देख सकते हो कि कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, तो उसमें आप देख सकते हो, जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात आती है, तो लॉ कमीशन ने बताया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी एडॉप्टेड इन आवर इलेक्शन सिस्टम। तो ये चीज़ आप बता सकते हो, वो फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव जैसे ऐसे में बताया वो है। तो दोस्तों यही है कि जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे पॉइंट्स आप बिल्कुल कम लिखते हो, तो यहाँ से सिर्फ आप 2-3 मार्क लेते हो, काउंटर में 2-3 मार्क्स, इंट्रोडक्शन में हाफ या आधा 1 मार्क, इसमें कंक्लूजन में हाफ 1 मार्क। तो आप मतलब जहाँ 20 मार्क्स में आपको 10 से 11 मार्क्स मिल सकते हैं, वहाँ आप सिर्फ 6 या 7 या मैक्स 8 नंबर लेते हो। तो नंबर्स आपको बढ़ाने हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। सेम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स के लिए इसको है। So moving towards next point, report writing. As we know, the report writing is asked for 10 marks. We have to write 2 reports for the 20 marks. So the report writing is classified under the subheadings, the first introduction, the factual opening of topic 1 topic. It gives 1 marks. So what is the factual opening of topic? So whatever the topic we have been given, सो उस टॉपिक को WH क्वेश्चन बताने हैं। मैंने हमेशा बोला है कि पहला पैराग्राफ में WH क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हेन दैट इंसिडेंस इज हैपन, हु आर दी स्टेक होल्डर्स, मतलब WH क्वेश्चन, व्हेन, व्हाट, हाउ, विच, वेयर। तो ये WH क्वेश्चन वो पहले पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन्स हमें लिखनी है। तो अगर आप आपका इंट्रोडक्शन ऐसे देते हो तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। कंटेंट, कंटेंट कैसे होना चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट में हमेशा मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, नॉट अ सब्जेक्टिव। व्हाट इज सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव कंसिडर कंटेंट्स और ओपिनियन और आर्गूमेंट्स। नो, हमें आर्गूमेंट देने हैं, वो हमने आर्गूमेंट राइटिंग में दे दिया है। हमें सब्जेक्टिविटी देनी है, वो हमने ऐसे में दे दिया है। पर रिपोर्ट में क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए? वो जो इंसिडेंस हुआ है तो सेम वही हमें यहाँ पे बताना है, तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फैक्चुअल होना चाहिए, इट शुड कंटेन द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट्स। तो वो क्या है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था मिशन कर्मयोगी का, तो मिशन कर्मयोगी में फैक्ट्स क्या क्या आएंगे, तो बजट एलोकेशन उसमें आएगा, लाइक 510 करोड़ अराउंड वो उसके लिए दिए हुए हैं। ये 5 साल के लिए है, फ्रॉम 2020 टू 2025। तो ये हो गए फैक्ट्स। तो ऐसे फैक्ट्स उसमें आने चाहिए। ये लॉजिकल भी होना चाहिए ना, तो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ऑथेंटिक ऐसे होगा कि जैसे मैंने बताया कि सपोज इतने इतने अमाउंट यहाँ पे अलोकेट किए एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ऐसे हम यहाँ दे सकते हैं। सेम स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 मार्क्स हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मीन्स यही कि ओपनिंग पैराग्राफ वो लिखना है, उसके बाद 2 पैराग्राफ ऐसे करने हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी में, फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे मैंने बताया है कि उसमें कॉजेज़ आएंगे या इश्यूज आएंगे या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टॉपिक, जो इंसिडेंट्स है वो आएंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं उसके, वो चीज़ है। एंड रिप्रेजेंटेशन, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग, आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं या नहीं किए हैं, तो उसके लिए 3 मार्क्स है। ग्रामर एंड स्पेलिंग उसके लिए 1 मार्क है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो ये 5
इंट्रोडक्शन का एक 6, ये 3 9 और एक 10। तो इसमें से अगर आपको 50% लेना है तो आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखो। कंटेंट में कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ से आप 2 से 3 नंबर्स ले सकते हो। सपोज 3 नंबर भी लिए आपने, यहाँ से 3 इंट्रोडक्शन का एक 4, स्ट्रक्चर के एक 5 और ग्रामर स्पेलिंग का एक 6। तो मिनिमम 6 मार्क्स मीन 60% मार्क्स आप ले सकते हो। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रेसी राइटिंग। दोस्तों ये 15 मार्क दिखने के लिए बहुत है, बहुत, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है बिल्कुल छोटा सा एज़ कम्पेयर टू एसे, एज़ कम्पेयर टू योर आर्ग्यूमेंट राइटिंग। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। और मैंने देखा है कि दोस्त जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेजते हैं, तो लगभग आई थिंक एक कैंडिडेट ने मुझे 10 ऐसे या आर्गूमेंट भेजे हैं, उसके बाद रिपोर्ट भेजे, पर अभी तक किसी ने ही मुझे प्रेसी भेजी नहीं है। तो यही हम मार खा जाते हैं। और प्रेसी में देख रहा हूँ कि किसी ने भी मोर देन 40 या 45% लिए नहीं। मैं आई थिंक टॉपर सिर्फ 7.5 नंबर्स का है, मतलब 50%, बस एक ही है टॉपर, वो भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसमें क्या करना है हमें, एक तो कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। वो कंटेंट जो है वो अपने ओन लैंग्वेज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी रीड दैट पैसेज, so we have to comprehend the first, then we have to make a summary of it in the form of draft, then we have to write in our own language। तो ये हमें दिखाना है कि अपनी लैंग्वेज में दिखाना है, ये कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसके लिए 8 मार्क्स है, ये बहुत नंबर्स हैं। और मेन प्रेसी इसी के ऊपर निर्भर है, आप खुद की लैंग्वेज में कितना लिखते हो। रूल्स फॉलोड। अब ये दोस्तों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब प्रेसी हमें गिवन जो आंसर जो शीट है बॉक्सेस वाली, तो उसमें ही हमें लिखना है। तो मैं देखता हूँ कि कैंडिडेट्स वो बॉक्स के बाहर वर्ड जा रहा है, या आधा वर्ड ब्लॉक फर्स्ट बॉक्स में, दूसरा वर्ड दूसरे बॉक्स में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसके प्रॉपर रूल्स हैं, वो आप एक बार देख लो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रेसी राइटिंग पे, वो एक बार देख लो कि कैसे लिखना है। तो ये चीज़ आप अवॉइड करो। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा है तो आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, ब्रीविटी, फ्लो एंड स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब यही कि यहाँ हमारे लैंग्वेज अपनी होनी चाहिए बस, पर कंटेंट जो है वो बिल्कुल पैसेज में जो दिया हुआ है वही होना चाहिए। वहाँ अगर महात्मा गांधी जी दिए है तो महात्मा गांधी जी ही लिखने हैं, वहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम नहीं लिख सकते। तो यही चीज़ है, ब्रीविटी, फ्लो एंड स्ट्रक्चर 3 नंबर्स, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स 2 नंबर्स एंड वर्ड लिमिट 1 नंबर। तो दोस्तों वर्ड लिमिट का सपोज अगर आपको 300 वर्ड्स का पैसेज है तो आप उसको 90 टू 110, मतलब 100 प्लस माइनस 10 आपको आप उससे लिख सकते हो, ये टॉलरेंस चल जाता है। पर अगर आप बिल्कुल 70 या 80 वर्ड्स में या 120 130 वर्ड्स में लिखते हो तो ये आपका हाथ का 1 नंबर चला जाएगा। तो अगर वर्ड लिमिट आप फॉलो करते हो तो 1 नंबर, ग्रामर स्पेलिंग अच्छे से लिखते हो ये 2 नंबर, मतलब 3 नंबर्स हो गए। ऑब्जेक्टिविटी, ब्रेविटी, चलो यहाँ से सिर्फ आप 2 नंबर लेते हो, तो 2 1 3 3 4 5 रूल्स अगर फॉलो किए तो ये 6। और सपोज आपने यहाँ से 4 नंबर्स भी लिए 50%, तो आप 10 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 15 मार्क्स। इट इज़ 100% पॉसिबल दोस्तों। नेक्स्ट थिंग कॉम्प्रहेंशन। अब कॉम्प्रहेंशन के बारे में इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसिडर द क्लासिफिकेशन ऑफ 5 नंबर्स। तो अगर राइटिंग हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, इफ़ यू राइट द आंसर इन आवर ओन लैंग्वेज देन वी विल फेच 1 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर कैंडिडेट्स करते क्या है, सेम वहाँ से कॉपी पेस्ट करते, जैसे पैसेज में लिया और सेम के सेम सेंटेंसेस वहाँ लिख दिए। नहीं दोस्तों, मतलब ना ही उसमें कंटिन्यूटी है, ना ही आप कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करो, खुद की लैंग्वेज में लिखो, बस कंटेंट जो है वो पैसेज का होना चाहिए, उसके लिए 2 मार्क हैं। तो राइटिंग इन ओन लैंग्वेज 1 मार्क्स, कंटेंट फ्रॉम पैसेज इटसेल्फ 2 मार्क्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन 1 मार्क्स। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए दोस्तों। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें वही कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस हो या कुछ भी हो, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लिखो, मतलब गिचमिट बिल्कुल करनी नहीं, हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है। और ग्रामर एंड स्पेलिंग उसके लिए 1 मार्क्स। तो ये चीज़ हम फॉलो करते हो तो 5 में से आपको 2 से 3 नंबर्स आराम से मिल जाएंगे। तो यही है दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट द मार्किंग स्कीम ऑफ पेपर 2। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये कोई ऑथेंटिक यूपीएससी की मार्किंग स्कीम नहीं है, ये कहीं यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया नहीं है। ये हमारा से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमने प्रैक्टिस की है, तो ये डिस्कस करके ये हमने मार्किंग स्कीम डिज़ाइन की है।
तो प्लीज़ आप इसको बस खुद की इम्प्रूवमेंट करने के लिए ही फॉलो करो, ना ही इसको 100% ब्लाइंडली आप इसको फॉलो करो। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। Second thing, we have started the dedicated test series for paper 2 and on the basis of the demands of the aspirants. जो शौर्य CAPF AC जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं मेरा खुद के आंसर्स हो या खुद का मटेरियल नोट्स हो, वो वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। जो कैंडिडेट्स मुझे आंसर भेजते हैं तो मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इवेल्यूएशन करता हूँ, चाहे वो ऐसे ही रिपोर्ट हो या आर्गूमेंट हो या पेशी हो। तो मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उनको इवेल्यूएशन करके प्रॉपर सजेशन देके वो ग्रुप में मैं अपलोड करता हूँ, ताकि सारे कैंडिडेट्स उसको देख सकें। नेक्स्ट थिंग, ग्रुप में यही जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसके भी लिंक्स दिए जाते हैं, या दूसरे कई ग्रुप में हैं। ग्रुप में मुझे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल लगता है वो मैं ग्रुप में शेयर करते जाता हूँ, और प्लस मोटिवेशनल जो थिंग्स हैं, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी, वो भी मैं शेयर करते जाता हूँ। तो टॉकिंग अबाउट पेपर 2 टेस्ट सीरीज, so we have conducted first test on 10th of May, second test we have conducted on 20th of May. so ऐसे टोटल 8 टेस्ट है 10-10 दिन के गैप से। तो 8 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो उसका प्रॉपर इवेल्यूएशन होगा, वो पेपर डिज़ाइन होगा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के ही थ्रू, और वो इवेल्यूएशन होगा वो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के ही थ्रू। आप एनरोल कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ के लिए। मुझे पर्सनली नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है 7249060414। इसके ऊपर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, जो डिटेल्स है वो मुझे आप भेज सकते हो। तो पेपर 2 आप मुझे लगता है कि 100+ आपका ये टारगेट होना ही चाहिए, एंड आई होप इफ़ यू फॉलो दिस मार्किंग स्कीम यू विल डेफिनेटली फेच 100+ मार्क्स। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेपर 2 का अप्रोच कैसे होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, उसकी भी लिंक मैंने दी हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑफ टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।